खाना बनाओ मोहन। अभी नहीं। अब लोगों को वॉइस मिल रहा है? यस जी सर। सर। आप लोगों को पर्याप्त वॉइस मिल रहा है आप लोगों को? जी जी सर। सर। एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। आ रही सर, आ रही आवाज। हाँ ठीक है। ठीक है, दो तीन बात पहले आप लोगों से कर लेता हूँ, उसके बाद से स्टार्ट करेंगे। एक तो आप लोग का एग्जाम का डेट बढ़ चुका है, इसलिए अब थोड़ा सा रणनीति हम चेंज करेंगे। पहले ये रणनीति था कि मेन मेन टॉपिक करवा देते और जो लगभग 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देते हैं। अब क्या है, मैक्सिमम टॉपिक कवर करने की सोचेंगे और 1000 से 1500 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का सोचेंगे कि जो भी एग्जाम आए आपके पेपर में वो क्वेश्चन लगभग 90% वही क्वेश्चन आए जो आप प्रैक्टिस करें। एक बात ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है। मैं संडे को थोड़ा वाईफाई लगा लूंगा, मैं लगाने वाला था पिछले संडे को, तो घर चला गया था तो हो नहीं पाया। तो ये भी प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। संडे 2 दिन दीजिए, केवल 2 दिन में थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगा। टेंशन मत लीजिएगा आप लोग। और अब क्या है, लगभग सभी चारों सब्जेक्ट के टॉपिक क्लियर करेंगे, लगभग सभी। और कम से कम 1500 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। कितने? लगभग 1500 क्वेश्चन का हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। जिससे क्या है, मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो आपके इसमें आए। रिकॉर्डिंग तो हो ही रहा होगा, चलिए रिकॉर्डिंग हो रहा है। ठीक है, कल आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे जैन धर्म और बौद्ध धर्म। आप लोगों को बता कि जो जैन धर्म है वो ईश्वर को मानते हैं, लेकिन ईश्वर क्या है, तीर्थंकर के बाद उनका स्थान है। और जैन धर्म ये मानते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर अपने विवेकशीलता के आधार पर कार्य करे तो वो भगवान बन सकता है। लेकिन बौद्ध धर्म में पूरी तरह से भगवान को नकार दिया, यानी ईश्वर की सत्ता को उन्होंने नकार दिया। बौद्ध धर्म ये मानते हैं कि गौतम बुद्ध ही सब कुछ है। और जैन धर्म क्या है, आत्मा को मानते हैं। बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानते। ध्यान दीजिएगा। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता क्या है? बौद्ध धर्म और जैन धर्म क्या है, दोनों पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं। और दूसरा है कर्म के सिद्धांत पर विश्वास करते हैं। पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत पर क्या है, दोनों विश्वास करते हैं। और एक चीज और याद रखिएगा, ये जो दोनों धर्म है ना, ये मिशनरी धर्म है। मिशनरी जैसे आप लोग ईसाई मिशनरी का नाम सुने होंगे, क्योंकि इनका जो डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है, वो
मिशनरी रूप में हुआ है, ना कि अलग अलग। जैसे आप सनातन या वैदिक धर्म में देखेंगे, जो यहाँ पे जो विकास हुआ वो मिशनरी रूप से नहीं हुआ, वो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग स्थानीय देवता के रूप में हुआ। बाद में उन देवताओं का क्या किया गया, एकीकरण कर दिया गया, यानी उनको आपस में मिला दिया गया। लेकिन बौद्ध धर्म और जैन धर्म क्या है, मिशनरी प्रभाव छोड़ा है। और बौद्ध धर्म का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मध्यम मार्ग। जैन धर्म का सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत क्या है, या तो स्वैतवाद या अनेकांतवाद। जैन धर्म में और एक पॉइंट याद रखिएगा, जैन धर्म ये बोलता है कि ये जो पूरा यूनिवर्स है ये क्षण भंगुर है, क्षणिक है। क्षण भंगुर मतलब कभी भी समाप्त हो सकता है। जैसे आपके पास कोई मिट्टी का घड़ा है, वो मिट्टी का घड़ा कभी भी टूट सकता है, तो उसी प्रकार से ये पूरा जो यूनिवर्स है ये कभी भी क्या है, कॉलेप्स हो सकता है, कभी भी समाप्त हो सकता है। जैसे आप लोग खुद ही जानते हैं कि जो हमारा सूर्य है वो भी कभी ना कभी समाप्त हो जाएगा, जितने भी स्टार है वो सब मर जाएंगे। इसलिए क्या है, कोई चीज क्या है, स्थिर नहीं है, बल्कि क्या है, क्षणभंगुर टाइप के वो सारी चीज इसमें है। तो ये आप लोगों का जैन धर्म और बौद्ध धर्म। आप लोगों में से भी कोई क्वेश्चन अगर बनता है तो आप लोग उसको पूछ सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी कोई क्वेश्चन है तो उसको आप लोग पूछिएगा। मुझे लग रहा है कि मैं जितना मैक्सिमम क्वेश्चन करवा सकता हूँ उतना मैं बता दे रहा हूँ। फिर भी अगर आप लोगों के मन में कोई क्वेश्चन बनता है या रह जाता है तो उसके लिए आप सक्षम है बोलने के। अगला देखिएगा, हम बात करेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। देखिए मौर्य साम्राज्य के पहले क्या है, हमें थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देखेंगे, और वो है साम्राज्यवाद। देखिए हम लोगों ने महाजनपद काल तक पढ़े थे, साम्राज्यवाद या साम्राज्य, इसको एम्पायर कहते हैं। साम्राज्य या साम्राज्यवाद भारत में जो उदय हुआ ना वो क्या है, महाजनपद काल के बाद हुआ है। और महाजनपद काल के बाद जब हुआ है तब उसमें आपको देखिए 16 महाजनपद आपको बताया गया था। उन 16 महाजनपदों में से जो मगध था, जो इस समय पटना बिहार में जो स्थित है जो जगह, उस क्षेत्रों को क्या है, मगध कहा जाता था। तो मगध ही क्या है, इन 16 महाजनपदों में से एक मगध ही क्या है, साम्राज्य के रूप में विकसित हुआ। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 16 महाजनपदों में से कौन साम्राज्य बना, तो वो है आपका मगध। मगध क्या है, साम्राज्य के रूप में डेवलपमेंट हुआ। अब देखिए मगध जो साम्राज्य के रूप में डेवलपमेंट हुआ, देखिए साम्राज्य का मतलब होता है वहां पे बड़े बड़े सेना होना और बहुत सारे क्या संसाधन होना, राजमहल होना, नौकर चाकर और नौकरशाही का बड़े पैमाने पर होना, कर राजस्व का व्यवस्था होना। इन सबों को क्या है साम्राज्य कहते हैं। और बड़े बड़े क्षेत्रों को जीतना, इन जो पॉइंट है इन्हीं के आधार पर क्या है साम्राज्य कह सकते हैं। अब देखिए साम्राज्य बना कैसे, चलिए दो तीन चीज देख लीजिएगा। पहले बात, आप लोग थोड़ा सा मगध वाला जो स्थान है उस स्थान को आप लोग देख लीजिएगा, तो आप लोगों को बहुत सारी चीज क्या होगा यहाँ से क्लियर हो जाएगा। देखिए ये भारत का मैप है, इसमें ये जो स्थान है ये पाटलिपुत्र, इसी को पाटलिपुत्र क्या था, मगध की राजधानी थी, या उस समय पूरे भारत की क्या है राजधानी थी। तो देखिए ये साम्राज्यवाद हुआ कैसे। पहली बात क्या है, कोई साम्राज्यवाद होने के लिए क्या चाहिए, आर्थिक संसाधन चाहिए। अभी भी आपको बता रहा हूं कि बिना पैसे के कुछ नहीं हो सकता है। बिना पैसे का ज्ञान भी बेकार है, अगर आप पीएचडी कर लीजिए, अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो उसका भी कोई महत्व नहीं है। इसलिए देखेगा जितने भी देवी देवता है उनके पास क्या होता है, धन होता है, पैसा होता है। अगर उनके पास पैसा खमक होगा तो लोग पूजा करना ही छोड़ देंगे, समझ लीजिएगा। तो आर्थिक संसाधन के देखिए, ये जो मगध है ना, ये मगध, मगध में ये कैसे डेवलप हुआ एक साम्राज्य में, देखिएगा यहाँ गंगा घाटी वाले क्षेत्र में, इस क्षेत्र में नहीं हो पाया, गंगा यमुना घाटी में क्या है नहीं हो पाया, लेकिन मगध में क्यों हुआ पहले समझिएगा। देखिएगा उत्तर वैदिक काल तक क्या है, जो यहाँ पे एक नदी है जिसका नाम है गंडक नदी। कौन सी नदी, गंडक नदी। तो उत्तर वैदिक काल में जो आर्य लोग थे, जिसको वैदिक लोग कहेंगे,
वो गंडक नदी के पश्चिम में ही रहते थे, मतलब वो बसे हुए थे। गंडक नदी के पूरब में आर्य लोग नहीं गए थे। यहाँ पे जो लोग रहते थे उन लोगों को इन्होंने अनार्य कहा। अनार्य मतलब असभ्य लोग कहा उन्होंने। असभ्य का मतलब होता है वैदिक कर्मकांड को नहीं मानने वाला। जो वैदिक कर्मकांड को नहीं मानने वाले हैं उनको अनर्य कहा जाता था पहले, अभी अभी भी करे। देखिए कोई वैदिक कर्मकांड को नहीं मानते तो उसको क्या कहते हैं, अनर्य कहा जाता है। तो आपको बताया था कि उत्तर वैदिक काल में या महाजनपद काल के आसपास वैदिक धर्म में बहुत सारे कर्मकांड आ चुके थे। छुआछूत की अवधारणा भी धीरे धीरे शुरू हो चुका था। तो इससे क्या हुआ कि मगध क्या था, गंडक नदी के पूर्व में होने के कारण क्या है, यहाँ पे वैदिक कल्चर या वैदिक जो कर्मकांड था वो उतना प्रभावी नहीं था। आप लोग देखिएगा भारत क्यों हारा विदेशों से, इसका मेन कारण है कि भारत में हर एक वर्ग को अलग अलग काम दिया गया है और उस वर्ग में संख्या बल कम होने के कारण क्या होता है, विदेशी आक्रमण को रोक नहीं पाया। केवल ये आर्य संस्कृति में यह बताया गया केवल क्षत्रिय ही युद्ध करेंगे, ये कौन सा नियम है भाई? आज हमारे सेना में केवल क्षत्रिय थोड़ी ना है, बहुत सारे अन्य जाति के लोग भी हैं। तो क्या सेना खराब थोड़ी ना है? अब पहले क्षत्रिय होते थे तो क्या होगा, पूरे क्षत्रिय हार गए, मार दिया सभी को। तो लेकिन जो अनर्य क्षेत्र था यहाँ पे सभी लोग सेना में भर्ती होते थे। तो देखिए यहाँ पे जो आर्य क्षेत्र है ना, यहाँ पे सेना की संख्या कम हो जाएगा भाई। कोई एक पर्टिकुलर अगर लोग अगर सेना में जाएंगे, अगर आपको बोल दिया कि केवल कुमाऊं के लोग ही सेना में भर्ती होंगे या पुलिस में होंगे तो उसमें योग्यता कम हो जाएंगे भाई। ओपन कंपटीशन का मतलब क्या है कि कोई भी आके कंपटीशन को फाइट कर सकता है। तो उसी में क्या होगा कि जो गुणवान व्यक्ति होता है वो उसमें आ सकता है। अगर आप बोले कि पर्टिकुलर एरिया के पर्टिकुलर जाति के लोग आएंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि सभी किसी भी जाति में या किसी भी धर्म में सभी लोग सक्षम नहीं होते हैं। अगर आप बोले कि सनातन मानने वाले सभी लोग सक्षम है, ये गलत है। आप बोलेंगे ईसाई लोग मानने वाले सभी लोग सक्षम है, ये गलत है। सभी मुस्लिम सभी सक्षम है, ये गलत है। तो क्या होगा, तो उसी में से अगर सभी आएगा तो अनैर क्षेत्र में क्या था, लोग ज्यादा सेना में आए। जब लोग ज्यादा सेना में आए तो सेना की संख्या बढ़ी। अब सेना की संख्या बढ़ी तो राजा की शक्ति में वृद्धि हुई, होगा कि ऑब्वियसली होगा। दूसरी बात क्या था कि ये जो पाटलिपुत्र था ना, ये क्या था, नदियों से घिरा हुआ था। नदियों से घिरा हुआ था, नदियों से घिरा था। तो नदी से जब घिरा होगा तो क्या होगा, राजधानी पर आक्रमण करना आसान नहीं होता है। आप अपने घर को चार दीवारी बनाते हैं, उसमें सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं और जो लोग संपन्न होते हैं वो चौकीदार या गार्ड वगैरह लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? कि घर की सुरक्षा के लिए, या घर को ऐसे जगह पे बनाते हैं जहाँ पे और भी घर और लोग इसको लूटपाट ना कर ले पाए। अब जंगल के अंदर घर नहीं बनाएंगे। तो नदी के चारों ओर घर बनाने से क्या होता है, विदेशी आक्रमण करना क्या होता है, उतना आसान नहीं होता। और आप जानते हैं कि जब किसी राजधानी को लूटा जाता है तो राजा की शक्ति क्षीण हो जाती है, कमजोर हो जाती है। अगर मान लेते किसी का घर ही तोड़ दिया जाए तो व्यक्ति समाप्त माना आता तो समाप्त हो जाएगा, मनोबल बहुत ही कम हो जाएगा। मतलब महिलाएं वगैरह वगैरह कहाँ रहेगी? इसलिए क्या होता है, आप लोग सोचते हो कि पहले जो विदेशी आक्रमणकारी हुआ महल और मंदिरों को यानी पूजा स्थलों को क्यों तोड़ते थे? पूजा स्थल और जो घर होते थे या महल होते थे या राजधानी होते थे वो क्या है, राजाओं या प्रजा का मनोबल है। जैसे अगर पुलिस का कोई अगर मोटरसाइकिल चोरी हो जाएगा तो फिर पुलिस पर क्या शक होने लगता है कि पुलिस का ही चोरी हो गया तो आम जनता का क्या होगा। तो उसी प्रकार से अगर राजा का महल ही टूट गया तो जनता क्या है, राजा पर विश्वास नहीं कर पाते थे। तो पहले क्या है, राजधानी क्या है, नदियों से घिरा हुआ था, इसलिए राजधानी सुरक्षित हुआ करता था। दूसरी बात क्या था, ये देखिए गंगा नदी यहाँ से बहती है। यहाँ से कौन सी नदी बहती है, गंगा नदी बहती है। और गंगा नदी के जो नदी है ना, यहाँ पे उपजाऊ भूमि है तो कृषि भी बहुत बड़े पैमाने में हो रहे थे। साथ ही क्या है, यहाँ की जो जमीन था यानी जो भूमि था वो दलदल होते थे, क्योंकि नदी के किनारे की जो जमीन होता है वो कैसे होता था, दलदल। तो जमीन कैसे था, यहाँ पे दलदल जमीन हुआ करता था। तो दलदल जो जमीन था वहां पे क्या है,
जो घोड़े होते थे यानी हर्ष उसका पैर दब जाते थे यानी मिट्टी के अंदर धस जाते थे, तो वो युद्ध में सक्षम नहीं हो पाते। देखिए इन क्षेत्र में क्या है, घोड़ा ज्यादा सक्षम था और इन क्षेत्र में घोड़ा कमजोर पड़ने लगा, क्योंकि यहाँ पे दलदल भूमि होने का क्या है, भूमि कैसे था, दलदल भूमि था, तो यदि वेटलैंड एरिया था तो यहाँ पे घोड़ा सक्षम नहीं हो पाया। तो यहाँ पे सक्षम कौन हो पाया, हाथी। हाथी सक्षम हो पाया, क्यों, हाथी के पैर का जो एरिया होता है वो ज्यादा होता है, इसलिए क्या होता है वो दलदल में भी युद्ध लड़ सकता है। और हाथी के पीठ पर कोई राजा अगर बैठा होगा तो उसको मारना उतना आसान नहीं होता, इसलिए देखिएगा तो क्या होता है, राजा और जो वो युद्ध की जो रणनीति है वो बदल गया है। आप आगे पढ़ेंगे, जो जब शल्यकुश ने अपने बेटी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से करवाए थे, तो उन्होंने घोड़ा नहीं मांगा था बल्कि चंद्रगुप्त से हाथी मांगे थे, 500 हाथी उनको देना पड़ा इसके बदले में। तीसरी यहाँ पे क्या था, देखिए ये जो बिहार और झारखंड वाला जो क्षेत्र है ना, यहाँ पे दो चीज बहुत बड़े पैमाने में मिलता है, एक तो लोहा मिलता है और यहाँ पे कोयला मिलता है। अब आप जानते हैं जो लोहा और जो कोयला होता है, ये दोनों क्या है, युद्ध के लिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि लोहा को पिघलने के लिए कोयला चाहिए और लोहा से बने हुए हथियार ज्यादा मजबूत होते हैं। लोहा से बने हथियार क्या होते हैं, ज्यादा मजबूत होते हैं, इसलिए इन क्षेत्रों में क्या होता है, इधर के जितने लोग थे वो इसको जीत नहीं पाए। चौथी चीज क्या था कि यहाँ पे जो जंगल थे, जंगलों में साल के वृक्ष मिलते थे। साल, अभी आपको बता था कि जो महावीर स्वामी ने साल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था, तो जो साल का जो वृक्ष है ना, ये क्या है, बहुत कठोर होता है, यानी मजबूत कह सकते, कठोर कह सकते, जो भी कह सकते, बहुत ही हार्ड होता है। तो इससे क्या होता है कि राजमहल को बनाना आसान था, मजबूत महल बनाना क्या आसान था। अभी भी अगर आप कभी पटना जाते हैं तो पटना से 13 किलोमीटर दूर आप जाइएगा, वहां पे एक जगह है कुम्हार। कुम्हार जगह है जहाँ पे अशोक द्वारा बनाया गया जो राजधानी था, अभी भी वहां पे खंडर के रूप में आपको दिखाई देगा। तो आपसे बताइए, आज से लगभग 2300 साल पहले लकड़ी से बना हुआ महल अभी भी क्या है, मतलब खंडर के रूप में स्थापित है। तो समझ लीजिए कि साल के वृक्ष कितना मजबूत होगा। आप लोग जानते हैं कि इस समय जो रेलवे पटरी जो बिछाई जाती है वो सीमेंट वाला उसका इस्तेमाल करते हैं, पहले उसकी जगह पे साल का इस्तेमाल करते थे। आप लोग जानते हैं कि उत्तराखंड में जो वन आंदोलन हुआ है या वन को काटने का जो प्रोसेस हुआ था, उसमें क्या था, यही प्रोसेस था कि रेल लाइन बिछाने के लिए उनको लकड़ी चाहिए था। जो भी आप लोगों ने गोरा देवी का आंदोलन होगा, सुंदरलाल बहुगुणा का आंदोलन सुने होंगे, तो रेलवे पटरी के लिए क्या साल के वृक्ष की आवश्यकता होती है, तो साल के वृक्ष बहुत मजबूत होते थे। दूसरी बात, यहाँ पे जो राजवंश हुए हैं, यहाँ पे 4 राजवंश हुए हैं और 4 राजवंश के जो राजा हुए हैं, जो शासक हुए, वो मजबूत हुए हैं। देखिए कौन कौन से राजवंश हुए हैं, उन राजवंश का नाम देंगे। देखिए मगध का जो पहला राजवंश था उसे हर्यक राजवंश कहते हैं। पहले जो राजवंश था उसको क्या कहते हैं, हर्यक राजवंश कहते हैं। दूसरा जो राजवंश था उसे नाग राजवंश कहते हैं। नाग, उसे क्या कहते हैं, नाग राजवंश कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं, नाग राजवंश कहते हैं। और तीसरा कौन था, तीसरा आपका नंद राजवंश था। और जो चौथा राजवंश था वो आपका मौर्य राजवंश। ध्यान दीजिएगा, पहला राजवंश कौन है, हर्यक राजवंश है। हर्यक राजवंश में 3 शासक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है आपका बिंबिसार, एक है आपका आजाद शत्रु, और एक है आपका उदयन। और ये जो वंश है ना, इसी को पितु हंता वंश कहा जाता है, क्योंकि हर राजा क्या है, अपने पिता को मार के क्या राजा बना। इसमें देखिए कौन बना था, नाग वंश में इसमें बना था शिशुनाग। शिशुनाग और कालाशोक,
आप लोग को कल बताया कि कालाशोक के समय पे क्या द्वितीय, देखिए इसके समय पे पहला बौद्ध संगीति हुआ था और इसके समय पे द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था। नंद वंश में महापदम नंद, महापदम नंद और घनानंद। और ये जो घनानंद है ना, इसके समय पे सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। किसने आक्रमण किया था? सिकंदर का आक्रमण हुआ था। कब हुआ था सिकंदर का आक्रमण? 326 बीसी में हुआ था। सिकंदर का आक्रमण कब हुआ था? 326 बीसी में हुआ था। ध्यान दीजिएगा, सिकंदर का आक्रमण कब हुआ था? 326 बीसी में हुआ था। और उसके बाद आता है मौर्य वंश के, आपको पढ़ना ही है। तो मौर्य वंश में मेनली तीन राजा है। एक है चंद्रगुप्त मौर्य, एक है आपका बिंदुसार, और एक है आपका अशोक। तो ये जितने भी राजा हुए ना, ये बहुत ही क्या शक्तिशाली राजा थे। तो राजा जब शक्तिशाली होगा तब भी क्या होगा, उस पद का या उस क्षेत्र का क्या होता है, विकास ज्यादा होता है। अगर सत्ता में अगर क्या होता है, स्थायित्व तो आता है, तो क्या होता है, जनता का ज्यादा भलाई होता है, अगर राजा का नियत सही है। तो ये घनानंद के समय पे कौन आया था भारत में? घनानंद के समय पे आपका कौन आया था? सिकंदर, जिसको अलेक्जेंडर कहा जाता है। कब आए थे? 326 बीसी में सिकंदर भारत आए थे। तो ध्यान दीजिएगा, सिकंदर कब आए थे? घनानंद के समय पे। अब घनानंद के समय पे क्या था, एक व्यक्ति का नाम आप लोगों ने सुना होगा, कौटिल्य या चाणक्य। चाणक्य को क्या है, घनानंद ने अपमानित किया था। चाणक्य को या कौटिल्य को क्या है, घनानंद ने अपमानित किया था। तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षित करके घनानंद को हरा के क्या है, यहाँ पे मौर्य राजवंश की स्थापना कराया था। ये कहानी आप लोग जानते हैं। तो चाणक्य, देखिए चाणक्य के तीन नाम है, एक तो चाणक्य है, एक उसका नाम कौटिल्य है, और उसका एक नाम और है विष्णुगुप्त। ये विष्णुगुप्त वाला याद रखिएगा, ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो चाणक्य का कितने नाम है? तीन नाम है। एक तो चाणक्य हुआ, एक कौटिल्य हुआ, और एक विष्णुगुप्त। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो चाणक्य थे वो तक्षशिला, ये देखिए ये जो तक्षशिला आप लोग को आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ के क्या थे? आचार्य थे। ये तक्षशिला के क्या थे? आचार्य थे। चाणक्य कहाँ के आचार्य थे? तक्षशिला के आचार्य थे। तो ये आप लोगों को समझ में आया कि भारत में साम्राज्यवाद बनने का क्या प्रोसेस था। अब हम आते हैं मौर्य साम्राज्य में आते हैं। देखिए मौर्य साम्राज्य में पहला क्या है, मौर्य साम्राज्य क्या है, पहला सबसे पहला भारत का एकीकृत यानी सेंट्रलाइज शासन व्यवस्था शुरू किया था। सेंट्रलाइज का मतलब होता है जो राजा होते हैं, राजा के हाथ में सब कुछ था, जिसको आप केंद्रीकृत शासन व्यवस्था कहते हैं। भारत का पहला केंद्रीकृत शासन व्यवस्था का था, मौर्य के समय पे था। और अभी आपको बता था कि चंद्रगुप्त मौर्य को जो चाणक्य ने उनको प्रशिक्षित करके गद्दी पर बैठाया गया था, क्योंकि घनानंद ने उस चाणक्य का मतलब इंसल्ट किया था, बेइज्जती किया था, तो उसका बदला लेने के लिए उन्होंने ऐसे किया। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का पूरा जो इतिहास है वो क्या चाणक्य के नीतियों पर निर्भर करता है, या मौर्य वंश के अधिकांश जो नीतियां है या उनके जितने भी व्यवस्था है यानी शासन व्यवस्था है, उस सब में क्या है, चाणक्य का बहुत बड़ा योगदान माना। चाणक्य अभी आपको पता कि तक्षशिला के आचार्य थे, और इन्हीं के नेतृत्व में चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व यानी बीसी में क्या है, शासक बनते हैं। और चंद्रगुप्त जो मौर्य है, यानी चंद्रगुप्त मौर्य देखिएगा, ये वैदिक धर्म को नहीं मानने वाले थे। ये क्या थे, ये जैन धर्म को मानने वाले थे। आपको बताओ एक चीज बताऊंगा कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो अंतिम काल में कहा चले गए थे, श्रावण बेलगोला में चले गए थे। और यहाँ पे उन्होंने संलेखना प्राप्त किया था। अब बोले ये संलेखना क्या है? देखिए जैन धर्म में
बिना भोजन ग्रहण किए हुए, बिना भोजन पानी ग्रहण किए हुए शरीर को त्याग देना संलेखना कहा जाता है। जैसे सनातन धर्म में क्या होता है, समाधि लेना, तो उसी प्रकार से संलेखना क्या है, एक प्रकार की समाधि है। जो जैनी या जो जैनिज्म होते हैं वो लोग इसको लेते हैं। तो श्रावण बेलगोला कहा, कर्नाटक में है, और यहाँ पे इन्होंने संलेखना लिया था। और चंद्रगुप्त मौर्य क्या थे, जैन धर्म के अनुयायी थे। क्या किसके अनुयायी थे, जैन धर्म के अनुयायी थे। देखिए सबसे पहले जो चंद्रगुप्त मौर्य है, इन्होंने सिकंदर की पुत्री से विवाह किया था। किसके पुत्री से विवाह किया था, शैल्य से, सिकंदर कह शैल्यकस की पुत्री से विवाह किया था। जो शैल्यकस था, इनकी पुत्री का नाम था हेलेना। इनसे विवाह किया उन्होंने, और इस विवाह के बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी किनको दिया था, शैल्यकुश को दिया था। 500 हाथी भेंट स्वरूप क्या है, 500 हाथी दिया था। ये 500 हाथी वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो ध्यान दीजिएगा। जब हेलेना की शादी हुई थी शैल्यकुश की पुत्री से, तब चंद्रगुप्त मौर्य ने उनको उपहार में कितने हाथी दिए थे, 500 हाथी दिया था, एलिफेंट उनको दिया गया था। क्योंकि जो युद्ध में उसमें हाथी की महत्ता धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। हाथी की महत्ता क्या है, बढ़ गई। दूसरी बात है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे शैल्यकुश ने एक राजदूत भेजा था चंद्रगुप्त के दरबार में, जिसका नाम है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज का नाम आप लोगों ने सुना होगा। मेगास्थनीज क्या था, यहाँ आए थे किसके समय पे, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे ये आए थे, और इन्होंने एक बुक लिखा है जिसका नाम क्या है, इंडिका। इस इंडिका को अंडरलाइन कर लीजिएगा, पूरा बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है, इसको पूछा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत का क्या नाम था, तो मेगास्थनीज। अगर आपसे पूछा जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला यूनानी राजदूत का क्या नाम है, तो मेगास्थनीज। मेगास्थनीज को किसने भेजा था, सेल्यूकस ने भेजा था। मेगास्थनीज ने कौन से बुक लिखे, इंडिका। मेगास्थनीज ने कौन से बुक लिखे, इंडिका। और किसके दरबार में आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। किसके दरबार में आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। तो इसको आप लोग ध्यान रखें। चंद्रगुप्त मौर्य के मृत्यु के बाद उनका पुत्र बिंदुसर शासक बनते हैं। उनका पुत्र क्या है, बिंदुसर शासक बनते हैं। बिंदुसर ज्यादा प्रतापी शासक नहीं थे, ठीक है। बिंदुसर क्या है, थोड़ा प्रतापी नहीं थे, उन्हें ज्यादा कुछ उनके समय पे नहीं किया है। देखिए ये पूरा लिखा है, 500 हाथी दान दिया है, कौटिल्य के उसमें मिला है। और ये क्या है, मौर्य वंश के संस्थापक थे। नंद दरबार में माना जाता है कि कुछ क्षत्रिय मानते कुछ नहीं। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, इंफॉर्मेशन है। बिंदुसर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बिंदुसर चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। लेकिन बिंदुसर के इसमें एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बता देता हूँ। देखिए बिंदुसर के समय में भी एक यूनानी राजदूत क्या है, पाटलिपुत्र आए थे, जिनका नाम था डायमेकस। डायमेकस भी क्या है, पूछा गया सवाल है, उत्तराखंड में ये सवाल पूछा गया है। देखिए अब टाइम आप लोगों को मिल गया है, जम के थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। बहुत कुछ हो सकता है 2-3 महीने में, लाइफ बदल सकता है। देखिए बिंदुसर तो क्या है, पहले चंद्रगुप्त मौर्य के क्या है, पुत्र है। दूसरा बात है, उसको अमित्र घात या अमित्र भात कहा गया है। उसके बाद क्या है, इनके समाज में एक राजदूत आए थे, यूनानी राजदूत आए थे। यूनानी राजदूत आए थे जिनका नाम क्या था, डायमेकस। डायमेकस आया था उनके समय में। तो डायमेसक मेकस आए थे उनके समय में, ध्यान रखिएगा। तो एक बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है अशोक। अशोक सबसे इंपॉर्टेंट है, मौर्य साम्राज्य में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, अशोक। अशोक बिंदुसार के पुत्र थे, और बहुत सारे कहानी में बताया गया कि वो अपने भाई को मार के बने थे। अब वो सही है गलत है, वो अभी तक क्या है, स्पष्ट नहीं हो पाया। दूसरी बात क्या है, ये भारत का पहला शासक है जिन्होंने भारत का पहला शासक बोल रहा हूँ, जिन्होंने शिलालेख लिखवाया। तो ये आपको पता कि भारत में पहला जो शिलालेख स्थापित करवाया गया था, वो दारा प्रथम ने किया था। वो क्या ईरानी थे।
लेकिन पहले भारतीय शासक कौन है? पहले भारतीय शासक जो शिलालेख स्थापित किया है वो है आपका अशोक। उनका उनका नाम क्या है? अशोक है। अशोक ने अपने जीवन में एक युद्ध लड़ा था, उस युद्ध को कहते हैं कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 बीसी में हुआ था। कलिंग क्या है? आज जो उड़ीसा वाला जो क्षेत्र है ना, उसको कलिंग कहा जाता है। कलिंग या उत्कल कहा जाता है। आप लोग जरा बताइएगा, आपके में बहुत सारे पुरस्कार भी है, प्राइज भी है फर्स्ट पेपर में। आप लोग बताइएगा जरा, कलिंग प्राइज यानी कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दी जाती है? जो कलिंग पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दी जाती है? कलिंग पुरस्कार दी जाती है वो किस क्षेत्र में दी जाती है? उसके बाद क्या है, अशोक के समय पे तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था, जिसमें मोगलीपुत्र अध्यक्ष थे, आपको कल बता दिया था। उसके बाद क्या, उन्होंने अपने बेटी और बेटे, बेटी का नाम क्या था? संघमित्रा, और बेटा का नाम क्या था? महेंद्र। उनको श्रीलंका में क्या है, धर्म प्रचार करने के लिए भेजा गया था। उनको कहाँ भेजा गया था? धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका भेज दिया गया था। अशोक क्या था? अशोक बौद्ध धर्म को अपनाने वाले थे। देखिए, तीन शासक के अलग अलग धर्मों को अपनाया था। देखिए, बिंदुसार क्या है, एक धर्म था जिसको आजीवक धर्म धर्म कहते हैं। तो आजीवक को किसने अपनाया था? बिंदुसार ने अपनाया था। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था और चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया। देखिए, एक ही वंश के अलग अलग लोग हैं, अलग अलग धर्मों को अपनाए थे। समझिए, अशोक क्या है, कलिंग युद्ध के बाद जब नरसंहार हुए हैं तो उसके बाद उनको मन परिवर्तन हुआ और उसके बाद युद्ध न लड़ने की क्या है, वचन लिया और बोला कि विजय घोष के जगह पे धम्म घोष की अवधारणा उन्होंने दिया। धम्म का मतलब होता है जीवन को, नैतिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक व्यवस्था बनाया जाए। ठीक है, जब क्या होता है, अभी कल भी बताया कि जब लोग ज्यादा पैसा वाले हो जाते हैं, जब उसका नाम बहुत हो जाता है ना, तो क्या होता है, वो सोचते हैं कि लोग मुझे भी पहचाने। तो ये वाला क्या, जब कलिंग को जीत लिया तो अशोक को और जीतने का पूरे भारत में कोई क्षेत्र बचा ही नहीं था। तब अब क्या करेगा, अब राज्य में जो लोग हैं उसी को शांति व्यवस्था रूप में बनाए रखना बहुत जरूरी है। इसीलिए क्या है, अब वो युद्ध की जगह पे क्या है, उन्होंने बोला कि धम्म, धम्म मतलब नैतिक नियम के रूप में बांधने की बात करता है। समझिएगा, नैतिक नियमों में बांधने की बात करता है। लेकिन नैतिक नियमों में बांधना बहुत क्या है, कठिन काम होता है। अब ये अशोक के शिलालेख, शिलालेख बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पहले ही बताया कि शिलालेख क्या होता है, एक पत्थर को काट कर या उसको पॉलिश करके बनाया जाता है और उसमें कुछ लेख लिखे जाते हैं और उन्हीं लेखों को क्या है, बार बार पढ़े जाते थे। वहां पे लोग रखे होते थे, उनको क्या है, जनता को पढ़ के उसको सुनाते थे, जिससे क्या होता है, रोज लोग क्या होता है, वो राज आज्ञा मान के क्या है, उसको अनुसरण कर सके। इसलिए अशोक ने अपने जो प्रजा थे, प्रजा को बोला कि ये मेरा संतान है। ध्यान दीजिएगा, अशोक ने क्या बोला, अपने प्रजा को क्या बोला? अशोक ने पहली बार अपने प्रजा को क्या बोला? संतान है, ये मेरी संतान है, मेरी पुत्र है। तो संतान को क्या है, आज्ञा देना किसके माध्यम से दिया जाएगा? आज्ञा शिलालेख के माध्यम से दिया जाएगा। उत्तराखंड वाला कालसी याद रखिएगा, कालसी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको बताया कि इसमें प्राकृतिक भाषा का इस्तेमाल किया गया है, उस दिन भी बताया था। इसमें ब्राह्मी, ठीक है, सब लिखा हुआ है। ब्राह्मी हो गया, अरामाइक हो गया, खरोष्टी हो गया और यूनानी हो गया। इन चार लिपि का प्रयोग किया गया है। ये क्या है, लिपि है। और इन शिलालेखों में अधिकतर उनका नाम क्या मिलता है? देवनाम प्रिय मिलता है, प्रियदर्शी मिलता है। यानी इसका मतलब होता है देवताओं में प्रिय, देवताओं में प्रिय। इसका मतलब क्या होता है, देवताओं में प्रिय होता है। अशोक के मैक्सिमम शिलालेख में अशोक का नाम क्या मिलता है? देव नाम प्रियदर्शी मिलता है। अशोक नाम क्या होता है, कुछ ही लघु लेखों में पाया गया है जो महाराष्ट्र और कर्नाटक में मिलते हैं। लेकिन अधिकांश उनके शिलालेखों में उनका नाम क्या मिला है? देवताओं में प्रिय या देव नाम में प्रियदर्शी इनको मिलता है।
इन शिलालेखों के लिपि और भाषा याद रखिएगा, यही बार बार क्या है पूछ रहे थे। और आपको बताया था कि अशोक के शिलालेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था। आप लोग कमेंट करके भेजिए कि देखता कौन बता सकते हैं। आपको बताते कि अशोक के शिलालेख को सबसे पहले किस व्यक्ति ने पढ़ा था, ये आप लोग थोड़ा सा बताइए मुझे। देखता हूँ कि आप लोग चीजों को कितना माइंड करते हैं, मतलब पढ़ रहे हैं। अशोक को शिलालेख को सबसे पहले किसने पढ़ा। अब देखिए, दो तीन बुक है उसको याद रखिएगा। देखिएगा, अभी आपको बता दिया था बुक के बारे में। ये जो कौटिल्य है, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा है। कौटिल्य ने क्या लिया, अर्थशास्त्र। देखिए अर्थशास्त्र लगता है कि ये क्या है, इकोनॉमी की बुक है, लेकिन ये राजनीतिक बुक है। ऐसा बुक है, राजनीतिक बुक है। इसका विषय क्या है, राजनीतिक है। इंडिका किसने लिखा था, मैगस्थनीज ने। और अर्थशास्त्र किसने लिखा, आपका कौटिल्य द्वारा लिखा था। इसको याद रखिएगा। उसके बाद हाँ, जेम्स क्रिस्टल, एकदम सही बताया आपने, सही है, एकदम सही है यार। इस तरह से याद कीजिए, एक एक पॉइंट को याद रखिए। जैसे आपने पैरेट को देखा होगा, तोते को जैसे रट जाते ना, अब 2-3 महीने पूरा रट जाइए। अब देखिए मोरे प्रशासन देखिएगा, प्रशासन से ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, फिर भी प्रशासन को देख लीजिएगा। देखिए मोरे प्रशासन में क्या है, आपको पहली बार बताया था कि ये क्या है, केंद्रीकृत प्रशासन है, यानी सेंट्रलाइज है। और कौटिल्य ने राज्य के 7 तत्व बताए थे। कौन है, राजा, मित्र, दुर्ग, अमात्य, जनपद, कोष और सेना। सेना में को प्रशासित करने के लिए 30 सदस्य के बोर्ड होते थे, उसके माध्यम से क्या होता है। जो जासूस होते थे, 2 प्रकार के जासूस होते थे, यानी जो स्लीपर सेल जिसे कह सकते हैं। एक को कहते हैं स्थिर और एक को कहते हैं संचारी। स्थिर मतलब एक जगह पे बैठे बैठे जासूसी करते हैं, और संचारी का मतलब होता है घूम घूम के जासूसी करते हैं। संचारी का मतलब क्या है, घूम घूम कर जासूसी करना। और स्थिर का मतलब होता है एक जगह बैठे बैठे जासूसी करना, एक जगह बैठे बैठे जासूसी करना। न्याय व्यवस्था बहुत ही उन्नत अवस्था में था। न्याय व्यवस्था का मुखिया राजा होता था, और राजा के नीचे और भी होते थे। राजा के नीचे और भी बहुत सारे न्यायाधीश होते थे। देखिए राजा क्या है, न्याय व्यवस्था का मुखिया होते थे। कौन, राजा। न्याय व्यवस्था क्या था, शासक क्या था, न्याय व्यवस्था मुखिया होते थे। और न्यायालय 2 प्रकार के न्यायालय होते थे, एक होते थे धर्मस्थ न्यायालय और एक होते थे कंटक शोधक न्यायालय। ये सिविल न्यायालय होते थे, और ये क्या, क्रिमिनल होते थे। सिविल और क्रिमिनल आप लोग जानते हैं, इसको दीवानी भी कहते हैं। और ये क्रिमिनल का मतलब होता है आपराधिक, इसमें जैसे मारकाट या लड़ाई झगड़ा वाला केस होता है उसको आपराधिक कहा जाता है। जैसे 2 तरह के न्यायालय होते हैं, उसमें होते हैं। स्थानीय प्रशासन कैसे थे। देखिए मौर्य साम्राज्य को 4 प्रांतों में बांटा गया था। कितने प्रांतों में बांटा गया था, 4 प्रांतों में बांटा गया था। और इन्हीं प्रांतों को क्या है, प्रशासन चलते थे। और प्रशासन में क्या होता है, राज परिवार के कोई व्यक्ति क्या होता है, इन प्रांतों के क्या है, मुखिया होते थे। देखिएगा 4 प्रांत है, याद रखिएगा कितने प्रांत हैं, 4 प्रांत हैं। और जो परिवार, शाही परिवार के जो राजकुमार होते हैं उसके होते थे। और अलग अलग प्रांतों के नाम लिखा हुआ है। देखिए पश्चिमी प्रांत, पूर्वी प्रांत, दक्षिणी प्रांत और उत्तरी प्रांत लिखा है, इसको पढ़ लीजिएगा। और केंद्रीय प्रांत किसे कहते हैं, मगध को केंद्रीय प्रांत कहते हैं। गांव सबसे छोटी इकाई होती थी, और गांव के जो मुखिया होते थे उसको ग्रामीणी कहा जाता था। ध्यान देगा। तो ये सारे चीज आप लोग प्रांत के राजधानी भी याद रखिएगा। ये 4 प्रांत है, उसके राजधानी भी दे रखे हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। केवल याद रखना, इसको ज्यादा रखना नहीं है, क्योंकि इतने सारे चीज क्या होता है, रटेंगे तो फिर नहीं हो सकता। ये कुछ अधिकारियों के नाम है, इसको याद रखिएगा। और इसमें नगर प्रशासन देखिएगा, ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। तो नगर प्रशासन होते हैं वो क्या है, मैगस्थनीज ने नगर प्रशासन के बारे में उल्लेख किया है। नगर प्रशासन के बारे में किसने उल्लेख किया है, मैगस्थनीज ने। देखिए लिखा है मैगस्थनीज ने नगर प्रशासन के बारे में उल्लेख किया है। बोलते कि जो 6 समितियों द्वारा नगर प्रशासन का क्या होता है, व्यवस्था की जाती है। और इसमें कितने सदस्य होते हैं, 30 सदस्य होते हैं, जो 5-5 के ग्रुप में होते हैं।
जैसे औद्योगिक हो गया, विदेश हो गया, जन्म मृत्यु हो गया, व्यापार हो गया। ठीक है, उस समय जनगणना भी होते थे, ध्यान रखिएगा, जनगणना। तो ये नगर प्रशासन में, नगरों में क्या होता, जनगणना भी होते थे। समझ लीजिए कितना व्यवस्थित था, कितना केंद्रीकृत था। तो ये याद रखिएगा। तो नगर प्रशासन है। और ग्रामीण इलाकों में थोड़ा सा क्या था, ग्राम से ऊपर कुछ जो क्षेत्र था उसको अलग अलग भागों में बांटा गया था। 400 गांव के जो क्षेत्र थे उसको जोड़मुख कहा गया है, 200 गांव को प्रवर्तिक कहा गया है, और 10 गांव के इकाई को संग्रहणी कहा गया है। तो इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ आपको दे दिया हूं।